अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे असीटोक्लोर के बारे में। असीटोक्लोर क्लोरोएसिटेनालाइड फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जो कि जड़ी बूटी के उगने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम फसल काश्त कर रहे हों। काश्त के फौरन बाद इसको हम स्प्रे कर देते हैं। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड या तो जड़ी बूटी को जमीन से निकलने ही नहीं देती या फिर वो निकलते ही मर जाती है। असीटोक्लोर ज्यादातर ईसी फार्मूलेशन में आती है, यानी कि इसके नाम के साथ ईसी लिखा होता है, या फिर कुछ नई प्रोडक्ट्स सीएस के नाम से भी आ रही हैं। जो ईसी है ये इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट है। इसमें दूधिया शक्ल होती है और लिक्विड की शक्ल में ये होता है और ज्यादातर यही इस्तेमाल हो रहा है। कैप्सूल सस्पेंशन यानी कि सीएस फार्मूलेशन में और ईसी में बुनियादी फर्क ये है कि कैप्सूल सस्पेंशन यानी कि सीएस फार्मूलेशन में लिक्विड की ही शक्ल में ये जहर होता है, लेकिन ये छोटे छोटे कैप्सूल्स में बंद होता है। यानी कि छोटे छोटे ऐसे कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर लिक्विड होता है और उस लिक्विड के साथ असीटोक्लोर मिक्स हुआ होता है ताकि ये स्टेबल रह सके और सही तरीके से अप्लाई की जा सके खेतों पर। बज़ाहिर दिखने में हमें नजर आएगा कि ये आम लिक्विड ही है, लेकिन कैप्सूल्स किस शक्ल में होगा। और जब हम स्प्रे करेंगे कैप्सूल्स जो होंगे वो अलग-अलग स्प्रे के जरिए फैलेंगे और जब वो पौधे पर पड़ेंगे जिस तरह एक गेंद उछलती है और वो जमीन पर जा गिरेंगे, तो इसका हमें ये फायदा होगा, वो जमीन पर एक तह बना लेंगे हम। क्योंकि असीटोक्लोर ज्यादातर बिजाई के वक्त ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें ईसी फार्मूलेशन वही रिजल्ट ही देती है जो कि सीएस फार्मूलेशन देगी। ईसी फार्मूलेशन बहुत आसानी से दस्तयाब है। जड़ी बूटियों के उगने के बाद स्प्रे करना हो तो तब सीएस फार्मूलेशन मददगार साबित हो सकती है, लेकिन असीटोक्लोर के केस में ईसी फार्मूलेशन भी बहुत कारआमद है। इसके इस्तेमाल में भी हमें रिजल्ट में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। असीटोक्लोर बेशक एक प्री इमरजेंस हेर्बिसाइड है, लेकिन ये पोस्ट इमरजेंस भी इस्तेमाल की जा सकती है, बल्कि ये इस्तेमाल की जाती है। बैरून मुमालिक में इसको दीगर जहरों के साथ मिलाकर स्प्रे किया जाता है, जैसा कि ग्लाइफोसेट वगैरह। पैंडी के साथ भी इसका मिक्सचर आम मिलता है। ग्लाइफोसेट के साथ इसको जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो पोस्ट इमरजेंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जड़ी बूटियां उग गई हैं उनको तलफ करते हुए जब हम ग्लाइफोसेट स्प्रे करते हैं तो उसके साथ हमें असीटोक्लोर भी मिक्स कर दें तो उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। ग्लाइफोसेट हर तरह की जड़ी बूटी को मारेगी, लेकिन जड़ी बूटियों के सफाया करने के बाद का जो अरसा है उनको कंट्रोल रखने के लिए असीटोक्लोर साथ मिक्स की जाती है ताकि दोबारा फौरन ना उगे और काफी टाइम लें और तब तक हमारी फसल जो है वो पांव पर खड़ी हो चुकी हो और ऊपर से उसको ढांप ले, या फिर कम अज कम हमें जो स्प्रे हैं वो बहुत कम करना पड़े। इसलिए हम असीटोक्लोर और ग्लाइफोसेट को मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। तो जब हम असीटोक्लोर की बात करते हैं तो रिसर्च में ये बात वाजे है कि इसका अभी तक कोई भी वाजे काम करने का तरीकाकार या मोड ऑफ एक्शन अभी तक पता नहीं चला कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली किस तरह काम करती है। तो एक राय आम है कि ये प्रोटीन को बनने से रोकती है पौधे के अंदर। जब हम असीटोक्लोर स्प्रे करते हैं तो ये जमीन में जाकर तह बना लेती है, एक तरह से एक बैरियर यानी रुकावट बना देती है। अब उस तह में से जो भी बीज जड़ें निकालेगा या उसमें से तना निकालेगा तो वो इसको जज्ब कर लेगा, क्योंकि मिट्टी में असीटोक्लोर पहले से मौजूद होगी। जैसा ही वो निकलेगा तो वो नरमो नाजुक होगा और उसके अंदर जज्ब हो जाएगा, और जज्ब होकर ये पानी के रास्ते से, यानी कि वो रास्ता जिसके जरिए पौधा जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचाता है अपने अंदर, तो जाइलम टिश्यूज, उन जाइलम टिश्यूज के जरिए उस पानी के रास्ते के जरिए ये पौधे में फैल जाएगी और नीचे से ऊपर को जाकर पौधे में फैल कर असर करेगी और उसको खत्म कर देगी। असीटोक्लोर कम नमी वाली जगह पर स्प्रे की जा सकती है, बल्कि वहां पे ये बेहतर रहती है, बजाय इसके कि ज्यादा गीली जगह पर स्प्रे करें या ठंडे मौसम में स्प्रे करें, उस पे असर कम होगा। और खुश्क जगह पे या गर्मियों के मौसम में इसका असर ज्यादा होगा। वो इसलिए कि असीटोक्लोर जब मिट्टी में जाकर मिट्टी के साथ मिलकर तह बनाती है तो असल में वो मिट्टी के जर्रों के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेती है, यानी कि उनके साथ जुड़ जाती है। तो ये जो उसके साथ मिट्टी के साथ जुड़ना है ये बहुत कमजोर होता है इसका,
जबकि दूसरी जो जहरें हैं इसकी निस्बत वो मजबूत बॉन्ड बनाती हैं। तो इसका क्योंकि कमज़ोर लिंक होता है उसके साथ, तो ये मट्टी से आसानी से अपना लिंक ख़त्म कर सकती है। यानी कि जब नमी होगी तो ये मट्टी के साथ चिपकी नहीं रहेगी ज़्यादा और बआसानी पानी के साथ बह सकती है या ज़मीन के अंदर जा सकती है। तो जब मौसम सर्द होगा, बारिश का मौसम होगा या फिर नमी ज़्यादा होगी तो असीटोक्लोर इतना असर नहीं कर सकेगी और अपनी तह सही से नहीं बना सकेगी। तो असीटोक्लोर के लिए ये ज़रूरी है कि गर्मी का मौसम हो या फिर नमी कम हो ज़मीन के अंदर। अब बात करते हैं कि इसको स्प्रे कब करना चाहिए। तो असीटोक्लोर वैसे तो पोस्ट एमरजेंस के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि हमने फसल की बिजाई कर दी और उसके बाद जड़ी बूटियाँ निकल आईं तो फिर हम स्प्रे कर लें, तो ये तब भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन इसका सही जो तरीक़ाकार है ये प्री इमरजेंस में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। बिजाई के बाद फ़ौरन से लेकर आप 3 दिन के अंदर अंदर इसको स्प्रे कर दें और सबसे बेहतरीन ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर स्प्रे कर दें। 3 दिन से ऊपर आप ना करें क्योंकि फिर फसल उगना स्टार्ट हो जाती है और उस पर भी असरअंदाज हो सकती है। तो ये घास नुमा और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां दोनों पे ही असरअंदाज होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जड़ी बूटियों पे असीटोक्लोर असरअंदाज होती है। असीटोक्लोर बाथू यानी कि कॉमन गूज फूट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, बाथू पे बहुत कारआमद है। बाथू एक बहुत ही नुकसानदेह जड़ी बूटी है जिसको ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा नडू खास जिसे इंग्लिश में वाटर ग्रास भी कहते हैं, उस पे भी इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है और नडू खास भी बहुत नुकसानदेह जड़ी बूटी है। तांदले पे भी ये काफ़ी असरअंदाज है। इसके बाद लूनक या कुल्फा जिसे हम कहते हैं, उस पे इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। अगरचे ये एक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नुकसान कर सकती है और इसको ये असीटोक्लोर कंट्रोल करती है। हुल को भी ये मारती है। और इसके बाद धतूरा को भी ये, सफ़ेद धतूरा जिसे कहते हैं, उसे भी ये मारती है। असीटोक्लोर मकई, कपास, सोयाबीन, आलू, मूंगफली, कमाद वगैरह पे स्प्रे की जा सकती है। जब इनकी हम बिजाई करें तो उसके फ़ौरन बाद स्प्रे कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे असीटोक्लोर मकई के लिए ही बनाई गई है और इसके अलावा कपास पे भी ये हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं और बाकी फसलें जिनका हमने बताया है इन पे ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा फलों में सिट्रस वगैरह यानी कि लीमू, किन्नू, माल्टा, मौसमी और सेब वगैरह पे भी ये स्प्रे की जा सकती है। जबकि सब्जियों में गोभी, मटर, प्याज पे भी ये स्प्रे की जा सकती है। याद रहे कि चावल पे भी असीटोक्लोर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चावल में क्योंकि पानी ज़्यादा होता है, इस्तेमाल होता है और नमी होती है, तो वहाँ पे असीटोक्लोर इस्तेमाल ना करना ही बेहतर है। अगरचे इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये उसमें भी कारआमद है, लेकिन क्योंकि असीटोक्लोर नमी वाली जगह पे ज़्यादा कारआमद नहीं होती, अपना पोटेंशियल 100% इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इसको वहाँ ना इस्तेमाल करना ही बेहतर है। चावल को भी ये नुकसान दे सकती है, यानी कि उसका झाड़ कम बनेगा और तना कमज़ोर हो जाएगा, जिससे चावल गिरने का भी खतरा होगा और पैदावार कम होगी। दोस्तों, असीटोक्लोर के बारे में हमने काफ़ी देखा और इसके बारे में आप दोस्तों के साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर दें और हमारे दोस्त इंतज़ार में होते हैं कि हम कब अगली वीडियो अपलोड करेंगे। और आप दोस्त जो भी हौसला अफजाई करते हैं, यकीन जाने वो मेरे लिए इस काम को जारी रखने में और इसको मज़ीद बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।